हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज प्रैक्टिस सेट लाए हैं, 20 क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन लाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसमें कोई मिस्टेक होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। धागों का झुंड, क्वेश्चन है कि धागों का झुंड लंबाई में कितना क्या है 840 यार्ड्स के रूप में जाना जाता है। तो एक हैंग बराबर कितना होता है? 840 यार्ड्स होता है, यार्ड्स गज होता है। और एक डेनियर बराबर कितना होता है? 9000 होता है। इस तरह इसके धागों और लंबाई को डिवाइड किया गया है। आगे क्वेश्चन है कि म्यूकर एस्परजिलस और इगरगार्ड, म्यूकर एस्परजिलस और इरगार्ड जैसे कवक और डॉट के समान दूषक हैं। तो क्या है? सुअर और गाय का मांस है, फीता कृमि और वलय कृमि है, जीवाणु और विषाणु है, डी है डबल रोटी और अनाज है। इसका आंसर क्या सही होगा? डबल रोटी और अनाज। इसका आंसर डी सही होगा, डबल रोटी और अनाज। तो क्या होता है? इरगार्ड जैसे कवक जो होते हैं सामान्य दूषक इसमें पाए जाते हैं डबल रोटी और अनाज में। आगे क्वेश्चन है कि चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र कहाँ पे है? जैसे दिल्ली है, ए दिल्ली, बी बम्बई, सी गोवा, डी लखनऊ। तो इसका क्या आंसर होगा? डी लखनऊ। चिकनकारी की जो कढ़ाई कला की जाती है साड़ी पर, वो कहाँ पे की जाती है? इसका केंद्र दिल्ली में। उद्भव कहाँ हुआ था? लखनऊ में। इसका उद्भव कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कौन सी डिजाइन की जाती है? चिकनकारी कला की जाती है लखनऊ में। जो साड़ियाँ तैयार होती हैं उस पर चिकनकारी डिजाइनिंग की जाती है। सूत से बना प्लेन रेशा, क्या क्वेश्चन है? सूत से बना प्लेन रेशा क्या है? शिफॉन है, क्रीप है, कैलिको है और जॉर्जेट है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी सही होगा, सी सही होगा, कैलिको। क्या होगा? कैलिको। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऊन अपनी लगभग मजबूती खो देता है जब गीली होती है। तो जब क्या होता है, ऊन का जो कपड़ा जब गीला होता है तो उसकी मजबूती होती है सूखा रहने पर। अच्छा, वो गीला होने पर उसकी मजबूती कितना % कम होता है? तो 40%। कितना है? देखिए 20%, 50%, 30% और 40% है। तो इसका आंसर क्या होगा? 40% होगा। ये क्या होता है? अपनी मजबूती खो देता है गीला होने के बाद। लेकिन जब ऊन का कपड़ा ऊलन का जब सूखा अवस्था में रहता है तो क्या उसकी मजबूती 40% क्या होती है? ज़्यादा रहती है। लेकिन जब वो गीली अवस्था में हो जाती है तो 40% कम हो जाती है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि रेशे बाल के जलने से बदबू देते हैं। तो रेशे बाल के जलने से बदबू देते हैं फ्लैक्स, प्रोटीन, नायलॉन, रेयान। तो रेशे जो होते हैं जलने पे क्यों बदबू देते हैं? इसलिए कि ये प्राकृतिक जगत के होते हैं और प्रोटीन उसमें होते, इसलिए प्रोटीन की चीज़ें जो जिसमें प्रोटीन का मिलावट होता है या जिससे प्रोटीन इसमें मिक्स होता है उसमें महक आती है। जलने के बाद वो महक आती है। रेशे तो जलेंगे, बाल जो हम सभी के सर पे बाल होते हैं वो भी जलने, नाखून जलने, ये सब क्या है? जलने से महक आती है। इसलिए कि इसमें सब क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ये प्राणी जगत के हैं। बाल तो क्या है? ये प्रोटीन इसमें होते हैं। इसलिए क्या होता है? जलने के बाद बदबू आता है। ये जो फ्लैक्स है तो ये फ्लैक्स के पौधे से लीलन तैयार होता है। और ये क्या है? नायलॉन और रेयान। ये दोनों मानव द्वारा निर्मित रेशा है। पहले रेयान आया था, फिर उसके बाद नायलॉन आया था। तो इसका आंसर क्या सही होगा? इस चारों ऑप्शन में से तो इसका आंसर क्या सही होगा? तो इसका आंसर बी सही होगा, प्रोटीन। रेशे बाल जलने से कैसे बदबू आते हैं? तो क्या है? प्रोटीन के जलने से बदबू आते हैं। इंटरलॉक हो जाने की ऊनी रेशे की विशेषता ... कहलाती है। इंटरलॉक हो जाने की ऊनी रेशों की विशेषता क्या कहलाती है? फेल्टिंग है, संरचना है, सिकुड़ना है, केराटिन है। तो इंटरलॉक कपड़े की सिलाई होने के बाद क्या होता है?
वैसे कपड़े के बाद क्या होता है, इंटरलॉक कर दिया जाता है कि उससे क्या होते हैं कि रेशे नहीं खुलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ऊनी रेशों के कपड़े होती हैं, ये विशेषता ये बताता है कि ऊनी रेशे कपड़े पे इंटरलॉक है। जैसे उसकी कटिंग होती है, सिलाई होती है, तो उसके फंदे कटे हुए होते हैं, तो इसलिए उसके पे इंटरलॉक कर दिया जाता है कि वो खुले ना, वहाँ से रेशे निकले ना। तो क्या किया जाता है, इंटरलॉक हो जाने पर ऊनी रेशों की विशेषता क्या कहलाती है, तो फेल्टिंग कहलाती है। जब इंटरलॉक ऊनी कपड़े पर जब इंटरलॉक क्या होती है, इंटरलॉक की प्रोसेसिंग पूरा हो जाती है तो क्या कहलाती है, फेल्टिंग कहलाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए सही होगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं। इसके बाद 8वां है, चरण में सूत कताई के लिए तैयार होता है। तो चरण में सूत कताई के लिए क्या तैयार होता है, तो कार्डिंग है, बालिंग है, कॉम्बिंग है, स्लीवरिंग है। क्या है, कार्डिंग है, बालिंग है, स्लीवरिंग है, कॉम्बिंग है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइएगा। तो क्या इसका आंसर होगा, स्लीवरिंग। स्लीवरिंग में क्या बताया गया है कि जो जैसे कि सभी धागे तैयार होकर उसकी पोनियाँ बन जाती हैं, उसके बाद क्या होता है, चरण में जब सूत कताई के लिए तैयार होता है, जब सबको प्रोसेसिंग करके सब कुछ तैयार हो जाता है, जब सूत कताई के लिए तैयार किया जाता है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती, स्लीवरिंग कहलाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है कि ईर्ष्या एक भावना है। ये तो सभी लोग जानते हैं, ईर्ष्या क्या है, एक भावना है जो क्षणिक होता है। ईर्ष्या है, घृणा है, ये सब क्या होती है, क्षणिक होते हैं। और ये कैसी भावना है, जन्मजात है, अतिरिक्त है, सकारात्मक है, नकारात्मक है। तो ईर्ष्या जब अगर मनुष्य के अंदर आती है तो ये क्षणिक होती है, हमेशा नहीं रहती है, क्षणिक होती है। तो जब ये ईर्ष्या की जो भावनाएं होती, तो हमेशा जब ईर्ष्या अंदर मन में होता है तो किसी के प्रति नकारात्मक सोच होती है। तो कैसी सोच होती है, नकारात्मक भावनाएं होती हैं, नकारात्मक सोच होती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर डी सही होगा, नकारात्मक। ईर्ष्या एक भावना है तो ईर्ष्या एक नकारात्मक भावना है। आगे क्वेश्चन है, डॉट डॉट है कि उत्तरजीवियों को मदद प्रदान करने के लिए 1945 में कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ बिहेवियर केयर की स्थापना की गई थी। तो ये कब की गई थी, तो पहला विश्व युद्ध था, शीत का युद्ध था, दूसरा विश्व युद्ध था, कारगिल का युद्ध था। तो क्या कौन सा युद्ध था, तो दूसरा विश्व युद्ध जो था, वे इसका आंसर सी सही होगा। दूसरा विश्व युद्ध में तो क्या हुआ था, उत्तरजीवियों की मदद प्रदान करने के लिए 1945 में कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ बिहेवियर की स्थापना की गई थी। किस युद्ध में की गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध में की गई थी। आगे क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के प्रथम 3 माह ट्राइसेमेस्टर कहलाते हैं। तो गर्भावस्था का जो प्रथम 3 माह होता है, प्रथम जो 3 माह होता है वो ट्राइसेमेस्टर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन उसका जो काल होता है या समय होता है तो क्या कहलाता है, प्रथम कहलाता है, आरंभिक कहलाता है, तृतीया है, अंतिम है। इसमें से क्या कहलाता है, जो ट्राइसेमेस्टर कहलाता है, 3 माह के जो गर्भावस्था 3 माह होता है, तो ट्राइसेमेस्टर क्या होता है, तो प्रथम ट्राइसेमेस्टर होता है। गर्भावस्था के समय जो 3 माह होता है तो ये प्रथम ट्राइसेमेस्टर होता है। इसमें गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था जो महिलाएं होती हैं उनका वेट कितना बढ़ जाता है, तो 12 kg वेट बढ़ जाता है गर्भावस्था के दौरान। आगे क्वेश्चन, इसका आंसर यहाँ पे हम टिक लगा लेते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो डॉट डॉट को कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है। डायलिसिस एक प्रक्रिया है डॉट डॉट के कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो नयन है, हृदय है, फेफड़े हैं, गुर्दा है। तो कार्यों को, सामान्य कार्यों को स्थापित करने के लिए क्या कार्य करता है, तो जो गुर्दा होता है वो क्या करता है, सामान्य कार्य स्थापित करता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी सही होगा। क्या सही होगा, इसका आंसर डी सही होगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि रेबीज को भी डॉट डॉट भी कहते हैं। अतिभ है, जलभ है, वायुभ है,
संवृत्ति भित्ति। इसका आंसर क्या होगा कि रेबीज है। रेबीज क्या होता है? रेबीज कुत्ते के काटने से क्या होता है? रेबीज कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, ये सब के, बिल्ली के भी नाखून में रेबीज होता है, कुत्ते के भी दांत में रेबीज होता है। ये एक तरह के पॉइजन है, विष है, जो कि काटने से क्या होता है? शरीर में प्रवेश कर जाता है। जब शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उसके रेबीज के नामक एक बीमारी होती है जो हाइड्रोफोबिया होती है। तो हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? जल देखकर उसे डर लगता है। जल से क्या होता है? पेशेंट डरता है। तो इसलिए रेबीज को क्या कहा जाता है? जल भय भी कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? बी, जल भय। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक उद्भूत सीमा से परे कार्यक्रम में से एक है। तो आरंभिक बालकाल की देखभाल करने के लिए जो विश्व में जो योजना चला था, जो संस्था बनाई गई थी, इन सभी देखभाल के लिए बाल्यकाल के जो शिशु थे आरंभिक अवस्था में, तो ये कार्यक्रम चलाया गया था। ये कौन से कार्यक्रम चलाया गया था जो इन सब की देखभाल की जाती थी उस संस्था के द्वारा? NIN था, ICMR था, ICDS था, WHO था। तो क्या था इसमें? कौन सी आरंभिक बालकाल देखभाल और विकास के लिए जो विश्व में सबसे बड़े सर्वाधिक अद्भुत सीमा से परे कार्यक्रम जो में से एक था, तो वो कौन सा था? ICDS था। ये बच्चों की देखभाल के लिए और गर्भवती माताओं की देखभाल के लिए, उनके भोजन पोषण के लिए ये क्या करती? ICDS न्यूट्रिशन प्रदान करती थी। आगे क्वेश्चन है कि बड़ी आकृति के डिजाइन से बचें यदि आप क्या हैं डॉट हैं। तो क्या है? कमज़ोर हैं, दुबले हैं, पतले हैं, स्थूलकाय हैं। तो बड़ी आकृति के डिजाइन से बचें यदि आप, जब आप स्थूलकाय व्यक्ति हैं तो आप क्या करेंगे कि बड़े आकृति के कपड़े के जो डिजाइन है उससे आप बचेंगे, उसे नहीं पहनेंगे। आपको साधारण कपड़ा पहनना है जो स्थूलकाय के व्यक्ति हैं, और उन्हें मुलायम और आरामदेह कपड़ा पहनना है। कैसे कपड़े पहनने हैं? स्थूलकाय व्यक्ति को मुलायम और आरामदेह रहे, और कपड़ा में सॉफ्टनेस, नरमपन रहे। जैसे कि जैसे उभरा वाला जो कपड़ा होता है, टाइट वाला, वो ऐसा पहन ले, उभरा उभरा लगे, फुला फुला सा लगे, और बड़े आकृति का जैसा पहन ले, तो ये सब अच्छा नहीं लगता है। इसलिए स्थूलकाय व्यक्तियों के लिए मुलायम, सॉफ्टनेस, ऐसा कपड़ा जो शरीर को आराम दे, ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए, और बड़ी आकृति डिजाइन से बचना चाहिए। इसका आंसर क्या है? डी सही है। आगे क्वेश्चन है कि एक सैंड पेपर के फ्लैनल फेल्ट के टुकड़ों के साथ एक दृश्य शिक्षण है। क्या क्वेश्चन में लिखा है कि एक सैंड पेपर के फ्लैनल फेल्ट के टुकड़ों के साथ एक दृश्य शिक्षण है। तो कैसा दृश्य शिक्षण है? तो क्या है? चाकबोर्ड है, फ्लैनल ग्राफ है, फोटोग्राफ है, चित्रकला है। इसके अंतर्गत क्या आएगा आपका? एक सैंड पेपर के फ्लैनल फेल्ट के टुकड़ों के एक साथ दृश्य जो होता है वो फ्लैनल ग्राफ होता है। इसका आंसर क्या होगा? बी सही होगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है 17वें नंबर पे, वे समूह जिनमें सदस्यता रोल रहता है या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं डॉट समूह के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं जो सदस्य का रोल रहता है, मतलब रोल निभाता है, अपनी भूमिका निभाता है? तो कौन सी प्रक्रियाएं? औपचारिक है, अनौपचारिक है, औपचारिक है, स्थानीय है, संरचनात्मक है। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताइएगा कमेंट करके क्या होगा। तो इसका आंसर बी सही होगा, औपचारिक। औपचारिक के अंतर्गत क्या होता है कि हर काम, जैसे कार्यालय है, स्कूल है, ऑफिस है, बैंक है, इन सभी जगहों पे क्या है? औपचारिक नियम होते हैं। आप एक नियमानुसार कार्य करते हैं कि इसका टाइमिंग फिक्स होता है, जो उस टाइम के अनुसार आप कार्य करेंगे और कार्य को समाप्त करेंगे। तो ये औपचारिक के अंतर्गत क्या होगा? स्कूल होगा, बैंक होगा, ऑफिस होगा, ये सब क्या होते हैं?
औपचारिक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अनौपचारिक के अंतर्गत क्या होते हैं, जो बिना नियमानुसार हो, किसी चीज़ का नियम ना हो, जैसे प्रौढ़ शिक्षा है। प्रौढ़ शिक्षा में क्या होता है, अनौपचारिक शिक्षा मानी जाती है। इसे कहीं पर भी दी जा सकती है, स्कूल के बाहर इस शिक्षा को दी जाती है। इसका कोई टाइम फिक्स नहीं रहता है, इसका समय कोई निर्धारित नहीं रहता। ये अनौपचारिक के अंतर्गत आता है। औपचारिक के अंतर्गत जो नियमानुसार कार्य हो, औपचारिक के अंतर्गत आता है। अनौपचारिक का जो बिना नियमानुसार हो, इसका कोई नियम ना रहे, समय ना रहे, कहीं भी। एक प्रौढ़ शिक्षा जो उदाहरण के अनुसार हम बता रहे हैं, अब प्रौढ़ शिक्षा क्या है, ये अनौपचारिक शिक्षा है, कभी भी दी जा सकती है, स्कूल के बाहर भी दी जा सकती है। चलते हैं, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बी सही, औपचारिक। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18वें नंबर पे क्वेश्चन है, 18वें क्वेश्चन पे। तो घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है। तो घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम क्या है, आप सभी लोग बताइएगा कमेंट करके। लैक्टोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है, डेक्सट्रोज है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी होगा, सुक्रोज। सुक्रोज क्या है, ये है हमारी क्या है, एक नेचुरल शर्करा, घरेलू शर्करा जिसे कहते हैं। सुक्रोज को घरेलू शर्करा कहते हैं। ये चुकंदर, गन्ने आदि में पाई जाती है। ये क्या है, घरेलू शर्करा है। तो ये क्या है, इसका जो घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम इस बताया गया है, तो ये सुक्रोज। अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि घरेलू शर्करा को किस नाम से जाना जाता है, किस वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है, तो क्या है, सुक्रोज है। इस तरह क्वेश्चन पुटअप होते हैं। प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, उसे ध्यान से पढ़िएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन ही चल के बड़े आगे क्वेश्चन बनते हैं। छोटे क्वेश्चन को आप लोग इग्नोर ना करें। प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान जरूर दीजिएगा। आगे क्वेश्चन है कि अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता, वे अमीनो अम्ल कहलाते हैं। अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता है, वे अमीनो अम्ल कहलाते हैं। तो क्या है, गैर आवश्यक है, आवश्यक है, आंशिक है, साधारण है। तो क्या है, हमारे शरीर में जो होते हैं 10 आवश्यक, देखिए आवश्यक के अंतर्गत अमीनो एसिड को बांटा गया है 20। मतलब क्या है, 10 आवश्यक है। अमीनो एसिड कितने होते हैं, पूरे अम्ल 20 होते हैं, जो 10 आवश्यक है और 10 अनावश्यक है। तो हमारे शरीर के लिए क्या है, 10 आवश्यक अमीनो अम्ल की आवश्यकताएं होती हैं। जैसे हिस्टाडीन हो गया, ल्यूसीन हो गया और लाइसिन हो गया, ये सब हमारे क्या हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी सही होगा। आगे क्वेश्चन है 20वां नंबर के, जो 20 नंबर के क्वेश्चन है, ये है है कि पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर टिकता है। क्या है कि पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ देर तक टिकता है। तो वसा टिकता है कि जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, क्या है। तो इसमें इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके, इसमें क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर ए सही होगा, वसा। वसा क्या है, यह देर भोजन करने के बाद अगर आप वसा ज़्यादा अगर आप मतलब भोजन में ले रहे हैं, तो ये डाइजेस्ट होने में समय लगेगा। लेकिन वहीं पे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन डाइजेस्ट आराम से हो जाएगा, समय के अनुसार हो जाएगा। लेकिन जो वसा होता है ये लेट पचता है, तो इसलिए क्या है, देर टिकता है, समय तक देर टिकता है। तो ये वसा का अनुपात अगर देखा जाए, इनमें कैलोरी को मापा जाए, तो 1 ग्राम वसा में अगर नापा, 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी होता है, तो 9 कैलोरी होता है। प्रोटीन में कहा जाए तो 1 ग्राम प्रोटीन में कितना होता है, 4.2 कैलोरी। और कार्बोहाइड्रेट में भी देखा जाए तो इसमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बराबर कितना होता है, 4.2 कैलोरी होता है। कितना होता है, 4.2 कैलोरी होता है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, इसमें कैलोरी पाई जाती है वसा में। तो जाहिर सी बात है कि इससे पाचन या पचने में समय लगेगा, देर लगता है और समय देर तक टिका भी रहता है। तो इसीलिए क्वेश्चन में है कि वसा, यहाँ पर रख लिया जाए, वसा के पर्याप्त अनुपात वाला जो भोजन होता है क्या है, ज़्यादा देर तक टिकता है, ज़्यादा देर टिकता है। तो आज हमने सेक्शन में 12 ही प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लाए हैं।
कितना क्वेश्चन लाए हैं, 20 क्वेश्चन लाए हैं और 20 हमने आपके साथ हल करा दिया है आपके सामने। तो आप लोग भी इसे गेस कीजिएगा, अपने से करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो भी इसमें मिस्टेक होंगे आप लोग उससे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।